चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु। पिछली कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर चर्चा करें। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार ये गुणधर्म इन तत्वों के इस्तेमाल से जुड़े। आइए अब हम इनके कुछ गुणधर्मों को विस्तार से जानते हैं। भौतिक गुणधर्म। धातु इनके भौतिक गुणधर्मों की तुलना कर इनके समूहों को पृथक करना सबसे सरल है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। क्रियाकलाप 1 से 6 के लिए निम्न धातुओं लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, सीसा, जिंक तथा सरलता से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने एकत्रित करें। क्रियाकलाप 1 लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का नमूना लें। प्रत्येक नमूना कैसे दिखता है उस पर ध्यान दें। रुमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप को फिर से ध्यान से देखें। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकीली होती है। धातु का यह गुणधर्म धातुक चमक कहलाता है। क्रियाकलाप 2 लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का एक छोटा टुकड़ा ले। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने की कोशिश करें तथा अपने निरीक्षण को नोट करें। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़े। सावधानी। सोडियम धातु का प्रयोग करते समय हमेशा सावधानी बरतें। प्रिंटर पेपर के बीच दबाकर इस टुकड़ों को सुखा ले। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयत्न करें। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि वह धातुएं मुख्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता भिन्न होती है। क्रियाकलाप 3 लोहा, जिंक, कॉपर तथा शीशे का टुकड़ा ले। किसी एक धातु के लोहे की चौकार पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से इसके ऊपर प्रहार करें। आपने क्या निरीक्षण किया? अन्य धातु के साथ भी यही क्रिया दोहराएं। इन धातु के आकार में हुए परिवर्तनों को नोट करें। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का यह गुणधर्म आघातवर्तिता कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि चांदी और सोना सबसे अधिक आघातवर्त धातु है? क्रियाकलाप 4 उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार पर आपने दैनिक जीवन में देखते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपके लिए यह जानना आश्चर्यजनक होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार निकाला जा सकता है। तन्यता तथा आघातवर्तता के कारण धातु की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग आकार दिया जा सकता है। क्या आप कुछ धातु के नाम बता सकते हैं जिनका इस्तेमाल खाना बनाने के बर्तनों के निर्माण में होता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का इस्तेमाल खाना बनाने वाले बर्तनों के निर्माण में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 5 कॉपर या एल्युमिनियम का तार ले। क्लैंप की सहायता से इस तार को स्टैंड से बांध दे जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तार के खुले सिर पर मोम का प्रयोग करके एक पिन चिपका दें। स्प्रिट लैंप बर्नर या मोमबत्ती से क्लैंप के पास तार को गर्म करें। थोड़ी देर पश्चात आप क्या देखते हैं? अपने निरीक्षण को नोट करें। क्या धातु का तार परिवर्तित होता है? ऊपर के क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक है तथा इनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। चांदी तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में पारा तथा शीशा ऊष्मा के कुचालक हैं। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं? आइए जानें। क्रियाकलाप 6 चित्र में दिखाए अनुसार एक विद्युत सर्किट तैयार करें। सर्किट में जिस धातु का निरीक्षण करना है उसे टर्मिनल तथा टर्मिनल के बीच उसी प्रकार रखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया। क्या बल्ब जलता है? इससे क्या जानकारी मिलती है? आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचाई जाती है उस पर रबड़ अथवा पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों चढ़ी होती है? जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज पैदा करती है? तो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है। उन्हें ध्वनिक सौंदर्य कहते हैं। अब क्या आप समझ सकते हैं कि आपके विद्यालय की घंटी धातु से क्यों बनी होती है? अधातु। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, हाइड्रोजन आदि अधातु के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में मिलती है। इसके अलावा सारी अधातु या तो ठोस होती है या फिर गैस। क्या अधातु के समान अधातु के भी कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 7 कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, आयोडीन तथा सल्फर के नमूने इकट्ठा करें। इन अधातुओं से 1 से 4 और 6 तक के क्रियाकलापों को दोबारा दोहराएं
तथा अपने निरीक्षण को नोट करें। धातुओं एवं धातुओं से संबंधित अपने निरीक्षणों को सारणी 1 में नोट कर ले। सारणी 1 में नोट किए गए निरीक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातु तथा धातुओं के सामान्य गुणधर्मों के बारे में चर्चा करें। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कई अपवाद है। उदाहरण के लिए पारे को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्रियाकलाप 5 में आपने देखा कि धातुओं का द्रव्यमाप उच्च होता है, लेकिन सिरिच और गैलियम का द्रव्यमाप बहुत कम है। यदि आप अपने हाथ पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलना शुरू कर देगी। आयोडीन अधातु होते भी चमकीला पदार्थ है, कारण ऐसे अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रह सकते हैं। इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कारण का ही एक अपरूप है। यह सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है और इसका क्वथनांक तथा द्रव्यमाप बहुत अधिक है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। क्षारीय धातु लिथियम, पोटेशियम, सोडियम इतनी नरम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका द्रव्यमाप तथा घनत्व कम होता है। क्रियाकलाप 8 थोड़ा सल्फर चूर्ण और मैग्नीशियम की एक पट्टी ले। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करें और उसकी राख को एकत्रित कर उसे पानी में घोल दें। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच करें। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद प्राप्त हुआ वह अम्लीय है या क्षारकीय है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन करें। दहन से उत्पन्न धुएं को इकट्ठा करने के लिए उसके ऊपर एक प्रणाली उल्टी करके रख दे। इस प्रणाली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दे। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच करें। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ क्षारकीय है या अम्लीय। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्ट रूप से धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घोलकर बनाती है, वही अधिकांशतः धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.4 में अध्ययन करेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने इकट्ठे करें: एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम, सीसा, जिंक तथा सोडियम। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? क्रियाकलाप 8 में आपने देखा कि वायु में मैग्नीशियम का दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है। क्या सभी धातुएं ठीक इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा इसका परिकलन करें। क्रियाकलाप 9 सावधानी। निम्न क्रियाकलापों में अध्यापक का सहयोग जरूरी है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र कुछ पहन ले तो ज्यादा अच्छा होगा। इकट्ठे किए गए किसी धातु के नमूने को चिपटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन करें। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रियाकलाप दोहराएं। इससे उत्पन्न पदार्थ को इकट्ठा करें। धातु की सतह तथा उत्पाद को ठंडा होने दे। किसी धातु का दहन सरलता से होता है। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग कैसा था? दहन के साथ धातु की सतह कैसी दिखाई देती है? धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियात्मक के आधार पर अवरोही क्रम में लिखें। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनती है। अध्याय 2 में आपने पढ़ा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड क्षारकीय तथा अम्लीय दोनों स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो क्षारक तथा अम्ल दोनों से अभिक्रिया करके जल तथा लवण प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्षारक तथा अम्ल के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। क्रियाकलाप 9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक समान दर से अभिक्रिया नहीं करती है। अलग अलग धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियात्मक प्रदर्शित करती है। सोडियम तथा पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रहने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग का पकड़ने से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य तापमान पर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, सीसा आदि धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातु को दोबारा ऑक्सीकरण से बचा कर रखती है। गर्म करने पर लोहे का दहन नहीं होता, परंतु बर्नर की आग में लोहे का चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलना शुरू कर देता है। कॉपर का भी दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सोना और चांदी जैसी धातुएं अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। क्या आप जानते हैं एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्माण करने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली
पतली परत बन जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसका संचारण से बचाव करती है। इस परत को मोटा करके इसे संचारण के प्रति अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम का एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण करती है। इस ऑक्साइड परत को सरलता से रंग कर एल्युमिनियम को आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्रियाकलाप 9 करने के पश्चात आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम धीमी गति से अभिक्रिया करती है, अर्थात यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से हमें जिंक, लोहा, सीसा तथा कॉपर की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। कुछ और अभिक्रिया को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने की कोशिश करते हैं। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? क्रियाकलाप 10 सावधानी, इस क्रियाकलाप में आप अध्यापक के सहयोग की जरूरत है। क्रियाकलाप 9 की तरह ही समान धातु के नमूने इकट्ठे करें। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग करके डालें। तो कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं? ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के अनुसार उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? क्या थोड़ी देर पश्चात कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते उसे गर्म जल में डाल दें। जो धातु गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती उसके लिए दिए गए चित्र की भांति उपकरण व्यवस्थित करें और भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को नोट करें। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलयनशील होते हैं तथा जल में और अधिक घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम की अभिक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्मक्षेपी होती है कि इससे उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्पन्न होने वाली ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में पैदा हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर आसानी से चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम धातु तैरना आरंभ कर देती है। मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह हाइड्रोजन गैस तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है। चूंकि मैग्नीशियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना आरंभ कर देती है। एल्युमिनियम, जिंक तथा लोहे जैसी धातुएं न तो गर्म जल के साथ और न ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। सीसा, कॉपर, सोना और चांदी जैसे धातुएं जल के साथ मिलकर भी बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? आइए जानें। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा तथा जिंक की अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखें। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता। ऐसा HNO3 के तीव्र ऑक्सीकारक होने के कारण होता है। यह उत्सर्जित हुई H2 गैस को अपचेत या ऑक्सीकृत कर जल में बदल देता है तथा स्वयं अपचेत होकर कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO2, NO बन जाता है। लेकिन मैग्नीज एवं मैग्नीशियम धातुएं अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करते हैं। क्रियाकलाप 11 पोटेशियम और सोडियम के अलावा बाकी सभी धातुओं के नमूने इकट्ठे करें। यदि नमूने बदरंग है तो रेंगमाल से रगड़ कर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर ले। सावधानी, पोटेशियम तथा सोडियम को नहीं ले, बल्कि क्योंकि वे ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। नमूने को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विलयन वाली परख नलियों में डाल दे। परख नलियों में थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले उत्पन्न होने की दर का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं? प्रयोगों के दौरान किस धातु का तापमान सबसे अधिक था? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया तापमान के आधार पर धातुओं को उतरते क्रम में रखें। क्रियाकलाप 11 में आपने देखा कि बुलबुले उत्पन्न होने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में यह अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया थी। अभिक्रियात्मक इस क्रम में घटती है। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुला बना और न ही तापमान में कोई परिवर्तन हुआ। इससे पता चलता है कि कॉपर धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। क्या आप जानते हैं कि एक वरीयज 3:1 के
3:1 के अनुपात में साद्र नाइट्रिक अम्ल एवं साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। यह मिश्रण सोने को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले वह क्षमता नहीं है। एक्वा रेजिया रोएला जल का लैटिन भवकता द्रव होने के साथ साथ तेज संचारक भी है। यह उन अभिकारकों में से एक है जो प्लेटिनियम एवं सोनों को गलाने में सक्षम है। अन्य धातुएं लवणों के विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है? क्रियाकलाप 12। लोहे की एक कील तथा कॉपर का एक स्वच्छ तार ले तथा एक स्वच्छ तार ले, कोई भी स्वच्छ एक तार ले सकते हैं। कॉपर के तार को प्रकनली में रखे आयरन सल्फर के घोल तथा लोहे की कील की दूसरी प्रकनली में रखे कॉपर सल्फर के घोल में रख दे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। 20 मिनट के बाद अपने निरीक्षणों को नोट करें। क्या किसी प्रकनली में कोई अभिक्रिया हुई है? आप किस आधार पर यह बता सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? क्या आपके निरीक्षणों का क्रियाकलाप 9, 10, 11 कोई संबंध है? इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, समीकरण लिखिए। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को गलित अवस्था या उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। पिछले खंड में हमने पढ़ा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता बराबर नहीं होती। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, परंतु सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। अपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, वह धातु की क्रियात्मक का बेहतर प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही सरल व आसान है। अगर धातु को उसके विलयन में विस्थापित कर देते हैं तो यह धातु की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। क्रियाकलाप 12 में आपके निरीक्षण के आधार पर लोहे एवं कॉपर में कौन सी अधिक क्रियाशील धातु है? सक्रिय श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में रखा गया। विस्थापन के प्रयोग के पश्चात क्रियाकलाप 9 तथा 12 निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है? उपरोक्त क्रियाकलापों में अपने कई अभिकर्मकों के साथ धातु की अभिक्रिया का निरीक्षण किया। धातुएं इस प्रकार क्यों अभिक्रिया करती है? पिछली कक्षा में पढ़े तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करें। हमने जाना कि संयोजकता कोष्ठ को पूरा भरा होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं कम होती है। इसलिए हम तत्वों की क्रियाशीलता को संयोजकता कोष में पूरा भरने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विनाश पर ध्यान दें। सारणी 3 में हमने देख सकते हैं कि सोडियम का परमाणु के भ्रमणता कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि हम अपने M कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तो L कक्ष इसका महत्तम कक्ष कोश बन जाता है, जिसमें स्थिर अष्टक विद्यमान है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन उपस्थित है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम ध्यानमन Na+ उत्पन्न करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के महत्तम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा अष्टक पूरा करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यदि क्लोरीन एवं सोडियम अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्याग दिया गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले सकता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश ग्रहण करता है, क्योंकि इसके केंद्रक नाभिक में 17 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तथा इसके L एवं M कक्षों में 18 इलेक्ट्रॉनों उपस्थित होते हैं। इसके क्लोराइड ऋणों Cl- उत्पन्न होता है। इसलिए इन दोनों तत्वों के मध्य निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध विस्थापित हो सकता है। विपरीत आवेश होने के कारण क्लोराइड तथा सोडियम आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल को बंद कर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। जहां ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विरोधी आयनों का समुच्चय होता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को विद्युत संयोजक यौगिक या आयोनिक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित ऋणायन एवं धनायन का नाम बता सकते हैं? आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 13 विज्ञान की प्रयोगशाला से पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना इकट्ठा करें। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है? धातु की स्फुचिल्ला पर नमूने का एक छोटा भाग ले तथा इसे ज्वाला पर गर्म करे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अन्य नमूनों के साथ भी यही अभिक्रिया दोहराएं। आप क्या देखते हैं? क्या नमूने के कारण ज्वाला का रंग परिवर्तित होता है? क्या यौगिक द्रववर्ती अवस्था में होते हैं? नमूनों को जल, केरोसिन एवं पेट्रोल में विलय करने का प्रयास करें। क्या ये घुलनशील है? दिए गए चित्र
चित्र की भांति एक सर्किट बनाए और किसी एक लवणों के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दे। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार अन्य लवणों के नमूनों का भी निरीक्षण करें। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आपका क्या निष्कर्ष है? आयनिक यौगिकों को निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। घुलनशीलता, विलयनशीलता, विद्युत संयुक्त यौगिक की समानता, जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायक जल में घुलनशील होते हैं। क्वथनांक एवं गलनांक, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक एवं गलनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि इनके मजबूत अंतर आयनिक आकर्षक को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिक प्रकृति का, ऋणात्मक तथा धनात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दबाव देने पर छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाते हैं। विद्युत चालकता, किसी विलयन में से विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता जरूरी होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय घोल में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में से विद्युत का प्रभाव किया जाता है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की गति और गति करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था की दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक के गलित द्रव्य अवस्था में विद्युत का संवहन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल विषम के कारण कमजोर हो जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। धातु की प्राप्ति पृथ्वी की भूपपटी धातु का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जैसे कुछ घुलनशील लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों या तत्वों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में होती है जिसे सरलता से अलग किया जा सकता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातु का निष्कर्षण, धातु की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए आप सरलता से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण किस प्रकार होता है। कुछ धातुएं पृथ्वी की भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, कॉपर एवं प्लेटिनियम स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। चांदी एवं कॉपर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की वस्तुएं धातुएं Na, Ca, Mg एवं Al इतने अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं मिलती। सक्रियता श्रेणी के बीच की धातु जड़ें Pb आदि अभिक्रियाशीलता में मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि कई धातुओं के वयस्क ऑक्साइड के रूप में होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के अनुसार हम धातुओं को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक श्रेणी में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में पूरा होता है। इन चरणों का सारांश दिए गए चित्र में दर्शाया गया। निम्न भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। अयस्कों का समुद्रीकरण, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी जैसे कई अशुद्धियां मिली होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना बहुत जरूरी होता है। अयस्कों से गैंग को अलग करने के लिए जिन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है वे अयस्क एवं गैंग के रासायनिक या भौतिक गुणधर्मों की विभिन्नता अलग अलग पर आधारित होती है। इस प्रकार पृथक्करण के लिए अलग अलग तकनीकें अपनाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु को अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार HgS पारद मरकरी का एक अयस्क, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले mercuric ऑक्साइड HgO में बदल जाता है और अधिक गर्म करने पर म्यूरिक ऑक्साइड का पारद मरकरी में अपचरण हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में पर्याप्त कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसके व्यस्क से अलग किया जा सकता है। सक्रिय श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण सक्रिय
सक्रियता श्रेणी के बीच में उपस्थित धातु जैसे लोहा, सीसा, जिंक, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में ये सामान्य तौर पर सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के कार्बोनेट एवं सल्फाइड को धातु ऑक्साइड में बदलना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन या वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे कि अयस्कों के निस्तापन एवं भर्जन के दौरान निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद निस्तापन, इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का इस्तेमाल करके धातु ऑक्साइड से धातु को अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए अब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु से धातु में अपचयित हो जाता है। अध्याय 1 में दी गई अपचयन एवं अपचयन ऑक्सीकरण प्रक्रिया से आप पहले ही परिचित हैं। धातु को उनके यौगिकों से अलग करना भी अपचयन प्रक्रिया है। कार्बन, कोयला का उपयोग धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के साथ साथ विस्थापन अभिक्रिया में भी किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम आदि को अपचायक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियात्मक वाली धातु को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या आप इन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका अपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है? ये विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत अधिक ऊष्मक्षेपी होती है। इनमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि धातु द्रवत अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग मशीन पुर्जों एवं रेल की पटरी की दरारों को भरने के लिए किया जाता है। यह अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर के ध्यान पर स्थित धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटन अपचयन द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। धातु कैथोड ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाती है तथा क्लोरीन एनोड धन आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। ठीक इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन अपचयन से एल्युमिनियम अलग किया जाता है। धातुओं का परिष्करण ऊपर वर्णित विभिन्न प्रकार के अपचयन प्रक्रियाओं से निष्कासित धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इनमें अशुद्धियां होती है जिन्हें हटाकर ही हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। धातु से अशुद्धियों को अलग करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, निकेल, टीन, सोना, चांदी जैसे अनेक धातुओं का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड तथा अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का इस्तेमाल विद्युत अपघटन के रूप में होता है। दिए गए चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किए जाते हैं। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा तांबों का विद्युत अपघटनीय बहिष्करण, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटन शुद्ध तांबा एनोड है, जबकि धातु तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रभावित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। प्रभावित की जाती है जब एनोड पर स्थित शुद्ध धातु विद्युत अपघटन में मिल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अघुलनशील अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आपने निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। खुली हवा में कुछ दिन छोड़ने पर चांदी से बनी वस्तु काली पड़ जाती है। चांदी का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके
सिल्वर सल्फाइड की परत बढ़ने के कारण ऐसा होता है। कॉपर धातु वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट का बना होता है। लंबे समय तक नमी युक्त वायु में रहने वाले लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जो जंग कहलाती है। आइए उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेते हैं जिसमें लोहे पर जंग लग जाता है। क्रियाकलाप 14 तीन प्रश्नावलियों लें एवं तीनों में स्वच्छ व शुष्क लोहे की कीले डालें। इन प्रश्नावलियों को ए, बी तथा सी नाम दें। ए में थोड़ा जल डालकर उसे कोर्क से बंद कर दें। प्रश्नावली बी में उबलता हुआ अवशिष्ट जल डालकर उसमें 1 ml तेल डालें एवं कोर्क से बंद कर दें। तेल जल पर तैरने लगेगा एवं वायु को जल में घुलने से रोक देगा। प्रश्नावली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कोर्क से बंद कर दे। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की आर्द्रता को सोख लेगा। इन प्रश्नावलियों को कुछ दिन बिना छोड़ने के बाद उनका निरीक्षण करें। आप देखेंगे कि प्रश्नावली ए में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग जाता है, लेकिन प्रश्नावली बी एवं सी में रखे कीलों पर जंग नहीं लगता। प्रश्नावली ए की कीलें जल एवं वायु दोनों के संपर्क में रहती है। प्रश्नावली बी की कीलें केवल जल के संपर्क में रहती है एवं प्रश्नावली बी की कीलें नमी रहित वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की परिस्थिति के बारे में हम क्या कह सकते हैं। संक्षारण से सुरक्षा। पेंट करके ग्रीज लगाकर तेल लगाकर या संद लेपन लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर क्रोमियम लेपन मिश्र धातु बनाकर या एनोडीकरण करके लोहे पर जंग लगने से रोका जा सकता है। स्टील एवं लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि जस्तीकरण एवं यशद लेपन कहलाती है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी जस्तीकृत पदार्थ जंग से बचा रहता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? मिश्र तवर्ण धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम इच्छा अनुसार धातुओं के गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सबसे अधिक उपयोग वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध लोहा काफी नरम होता है और गर्म करने पर सरलता से घिस जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ी मजबूत तथा कठोर हो जाता है लोहे के साथ क्रोमियम तथा निकेल मिश्रित करने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ थोड़ी मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। दरअसल कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह पदार्थ अधातु या धातु कुछ भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण से बनी धातु मिश्र धातु कहलाती है। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलाया जाता है और फिर दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। क्या आप जानते हैं 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना कहते हैं तथा यह काफी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर मजबूत बनाने के लिए कॉपर या चांदी के साथ इसे मिश्रित किया जाता है। भारत में सामान्य तौर पर आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि 22 भाग शुद्ध सोना में 2 भाग चांदी या कॉपर मिश्रित किया जाता है। यदि एक धातु पारद तो इसकी मिश्र धातु अम्लगम कहलाते हैं। शुद्ध धातु की तुलना में उसकी मिश्र धातु का गलनांक तथा विद्युत चालकता कम होती है। उदाहरण के लिए कॉपर एवं जिंक, Cu एवं Zn की मिश्र धातु पीतल तथा टिन एवं कॉपर एवं Cu की मिश्र धातु कांसा विद्युत की कुचालक है, लेकिन कॉपर का इस्तेमाल विद्युत सर्किट बनाने के लिए किया जाता है। सोल्डर टिन एवं शीशे की मिश्र धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका इस्तेमाल विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। यह भी जानिए प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। लगभग 400 ईस्वी में भारत के लौह मजदूरों ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ का निर्माण किया था। उन्होंने जंग से पिटवा लोहा को बचाने के लिए एक तरीका विकसित किया। यह संभव है कि इसको अंतिम स्वरूप देने के लिए कई क्रिया की गई हो। इसकी सतह पर मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe2O3 की पतली परत चढ़ाई गई है। अलग अलग लवणों के मिश्रण से इसे रंग कर फिर इसे गर्म कर इसका शोधन समन किया गया है। यह लोहा स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा 6 टन किलोग्राम भारी है।